हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आरोन करियर इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर पुनीत मित्तल। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी। तो बच्चों, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि आखिर सोल्युबिलिटी क्या होती है। तो बच्चों, सोल्युबिलिटी क्या होती है? द maximum amount of solute dissolve in particular amount of solvent at कांस्टेंट टेम्परेचर। हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे हम? विलय की वह अधिकतम मात्रा जो नियत ताप पर किसी विलायक में घुली हो। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर क्या दे रखा है आपको? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो किसकी मैक्सिमम अमाउंट है? वो है सोल्यूट की, मतलब विलय की अधिकतम मात्रा। वो किस में घुली हुई होगी? विलयन में, विलायक में, यानी कि सोलवेंट में। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी सोलवेंट के अंदर किसी सोल्यूट को जब डिसोल्व करते हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम उसके अंदर सोल्यूट मिलाते जाएं और वो जो सोल्यूट है वो सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होता जाए। ऐसा नहीं है। उस सोलवेंट की एक कैपेसिटी होती है कि भाई वो कितना सोल्यूट अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब अगर मान लो आप लोग एक एग्जांपल से अगर इसको समझें, तो हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर हम डिसोल्व कर रहे हैं किसको? एक सोल्यूट हमने लिया है, वो है नमक, यानी कि NaCl। क्या लिया? NaCl। ठीक है, अब हम इस NaCl को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो शुरुआत में हमने 1 चम्मच नमक डाला, गड़ घुमाया, वाटर के अंदर नमक डिसोल्व हो गया। फिर मैंने दूसरी चम्मच नमक लिया, उसको भी गड़ घुमाया, वो भी उसके अंदर डिसोल्व हो गया। ऐसे करते करते मैंने 10 चम्मच नमक किसके अंदर डाल दिया? वाटर के अंदर। 10 चम्मच नमक जब मैंने वाटर के अंदर डाला, तो 10 के 10 चम्मच नमक वाटर के अंदर डिसोल्व हो गए। लेकिन अब जैसे ही मैं 11वीं चम्मच नमक इस पानी के अंदर डालता हूं, यानी कि इस वाटर के अंदर जैसे ही मैं 11वीं चम्मच नमक डालता हूं और उसको करके घुमाता हूं, तो वो 11वीं चम्मच नमक इस वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता है। तो फिर वो नमक कहां जाता है? वो नमक इस वाटर के अंदर ही रहता है, पर वो डिसोल्व नहीं होता है। तो इससे आप क्या समझे? इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर है, इसकी कैपेसिटी कितने चम्मच नमक घोलने की है? वो है 10 चम्मच नमक घोलने की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाटर की जो सोल्युबिलिटी है वो कितने चम्मच नमक की है? वो है 10 चम्मच नमक की इसकी सोल्युबिलिटी है। अब मान लो 1 चम्मच नमक बराबर 1 मोल नमक, यानी कि 1 स्पून सोल्ट बराबर 1 मोल NaCl, ये हमने मान लिया। तो बताओ इस वाटर की कितने मोल NaCl को डिसोल्व करने की कैपेसिटी होगी? वो होगी, अगर 1 स्पून का मतलब 1 मोल है, तो बताओ 10 स्पून का मतलब कितना मोल हो गया? 10 मोल।
तो इसका मतलब ये जो वाटर है कितने मोल नमक को डिसोल्व कर सकता है? 10 मोल नमक को कर सकता है। चलिए, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर पूरा का पूरा वाटर पूरा का पूरा नमक अगर डिसोल्व हो जाए, 10 स्पून नमक तक अगर ये डिसोल्व हो जाए और 11 स्पून वाला नमक अगर इसमें डिसोल्व नहीं हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। मतलब अब उसके अंदर सैचुरेशन आ गया, बस अब मैं और नहीं घोल सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो कैपेसिटी जहां तक उसके अंदर सैचुरेशन नहीं आ जाए, तो उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। ये तो हो गई सरल भाषा में बात। अब हमारे को ये देखना है कि आखिरकार ये जो नमक है ये वाटर के अंदर डिसोल्व अगर होता है तो वो कैसे डिसोल्व होता है? ऐसा क्या होता है जिससे ये वाटर के अंदर ये जो NaCl है वो डिसोल्व हो जाता है? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप लोग वाटर का फॉर्मूला जानते हो। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O की स्ट्रक्चर होती है V शेप, ये ठीक। वाटर जो होता है, वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और एक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो कुल मिला के कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं? 2। अब इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस डेल्टा, और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस डेल्टा, इस बॉन्ड की वजह से। अगर आप इस वाले बॉन्ड को देखो तो सेम कंडीशन इस वाले बॉन्ड में भी लगेगी। इस वाले बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? हाइड्रोजन की। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी किसके पास रहेंगे? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास रहेंगे तो यहां माइनस डेल्टा और यहां प्लस डेल्टा। तो बताओ ऑक्सीजन पर ओवरऑल कितना? -2 डेल्टा। तो यहां पर 2 पोल बने कि नहीं बने? एक तो बन गया पॉजिटिव पोल और एक बन गया नेगेटिव पोल। यहां भी एक पॉजिटिव पोल और यहां भी एक नेगेटिव पोल। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर 2 पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? डाइपोल। क्या बोल देते हैं? डाइपोल। तो इसका मतलब वाटर के अंदर डाइपोल है कि नहीं है? है। और जिसके अंदर डाइपोल होता है वैसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं? पोलार मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं? पोलार मॉलिक्यूल, मतलब ध्रुवीय अणु। क्या बोल देते हैं? ध्रुवीय अणु। ठीक है। नमक NaCl को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो NaCl के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक तो है सोडियम और एक है क्लोरीन। नमक जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने अपना क्लोरीन ने जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था वो एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ यहां भी 2 पोल बने कि नहीं बने? बने। एक तो हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। हो गया। तो बताओ इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो क्या ये भी एक डाइपोल है क्या? हाँ। और जो डाइपोल होता है ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलार मॉलिक्यूल, मतलब ध्रुवीय अणु। तो वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है और NaCl भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर पोलर होने की वजह से ये अपने अंदर किसको डिसोल्व कर लेता है? NaCl को डिसोल्व कर लेता है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे बोलते हैं हम लाइक डिसोल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल किस में डिसोल्व होगा? पोलर में ही डिसोल्व होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किस में डिसोल्व होगा? नॉन पोलर में ही डिसोल्व होगा। अब हम इसके अंदर की बात जानते हैं कि आखिर NaCl वाटर के अंदर कैसे डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों ले लिया। चलिए अब अपन देखते हैं कि आखिर वाटर के अंदर जो NaCl डिसोल्व होता है वो आखिर होता कैसे है। इसको हम बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से समझेंगे। तो चलो
आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों ने बचपन में ड्राइंग भी पढ़ी होगी, पढ़ी है, चलो ड्राइंग पढ़ी होगी तो कभी आपने ड्राइंग के अंदर वाटर का डायग्राम भी बनाया होगा। तो मेरे को एक बात बताओ कि आपने हमेशा ही वाटर का डायग्राम ऐसे ही बनाया क्या? ऐसे ही बनाया ना, कभी ऐसे तो नहीं बनाया कि वाटर को ऐसे बना दिया होगा आपने, कभी ऐसे बनाया होगा, पर जनरली मैक्सिमम केसेस में आपने वाटर को ऐसे ही बनाया। तो मेरे को इस बात का जवाब दो कि आपने वाटर को ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? आपने वाटर को ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि आपको बचपन से ही मालूम है कि जो वाटर की जो ये जो आपने डैश डैश बना रखे हैं, ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल और ये है वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। तो आपको बचपन से ही पता है कि जो वाटर के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस होता है। तो जब भी आप वाटर के अंदर किसी सोल्यूट को डालते हो, यानी कि किसी विलय को आप डालते हो, तो वो विलय क्या करता है, ये जो पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली जगह होती है वहां जाकर बैठ जाता है। तो अगर मान लो इस वाटर के अंदर जितना वाटर मैंने लिया है, अगर इसके अंदर केवल 100 ही खाली जगह है, 100, तो बताओ मैं इसके अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकता हूं? 100। जैसे ही 100 सोल्यूट डिजोल्व करूंगा, इसके अंदर सैचुरेशन आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही आप 101 नंबर का सोल्यूट इसके अंदर डालोगे तो इसके पास जगह ही कितनी थी? इसके पास जगह थी सिर्फ 100 की। क्या ये 101 नंबर का जो सोल्यूट है उसको अपने अंदर बिठा पाएगा क्या? उसके पास जगह है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर सैचुरेशन जो आया है वो कितने सोल्यूट तक आ गया है? वो आ गया 100 सोल्यूट तक। बस कंडीशन एक है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और इसके अंदर जैसे ही 100 सोल्यूट खाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। ये मना कर देगा कि नहीं, मैं अब और सोल्यूट नहीं खा सकता, मेरा पेट भर चुका है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। इसके अंदर सैचुरेशन आ गया। ठीक है। अब जो नमक आप डालते हो वाटर के अंदर, वो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl जैसे ही आप वाटर के अंदर डालते हो, ये NaCl ब्रेक हो जाता है। कैसे? Na+ और Cl- में, अर्थात ये नमक अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। अब वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। अगर मैं इसको और ओपन करके, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वाटर की जो शेप होती है वो V शेप होती है। ऑक्सीजन पर -2 डेल्टा, हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा। तो ये बताओ, लाइक के बीच में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? लाइक के बीच में रिपल्शन और डिसलाइक के बीच में अट्रैक्शन, अर्थात समान के मध्य प्रतिकर्षण और असमान के मध्य आकर्षण। तो अब हमारे पास वाटर के अंदर एक तो है Na+ और एक है Cl-। तो बताओ, ये जो Na+ है ये वाटर के कौन से एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? H+ को अट्रैक्ट करेगा कि O- को अट्रैक्ट करेगा? तो Na पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये दोनों चार्ज कैसे चार्ज हो गए? लाइक चार्ज हो गए कि डिसलाइक चार्ज हो गए? डिसलाइक चार्ज हो गए। तो इसका मतलब सोडियम किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन को। तो इस Na+ सोडियम आयन के चारों तरफ कौन आ जाएगी? ऑक्सीजन। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और कुछ ऐसा हो जाएगा, इस सोडियम आयन को चारों तरफ से किसने घेर लिया? वाटर मॉलिक्यूल ने। ये ऑक्सीजन पर -2 डेल्टा, हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, -2 डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। अरे घेरा कि नहीं घेरा? घेर लिया। तो इसका मतलब ये जो सोडियम आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल से गिर गया। तो क्या अब ये डिसोल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसी तरीके से ये जो क्लोराइड आयन है ये किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा कि H+ को अट्रैक्ट करेगा?
लाइक लाइक के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और डिसलाइक के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसके लिए डिसलाइक कौन है, ऑक्सीजन के H+, तो ये H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये Cl- ये कैसे गिर जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा, इसके सराउंड में कौन आ जाएगा, ये। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर मान लो ये क्लोराइड आयन वाटर मोलिक्यूल से इस तरीके से अगर गिर गया तो क्या ये डिसोल्व हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो ये डिसोल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सोल्यूट किसी भी सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो जाता है। और जो पोलर सोल्यूट होता है वो पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा। जैसे NaCl एक पोलर सोल्यूट है तो वो किस में डिसोल्व हो गया, वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया। लेकिन अगर आप चाहो कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व हो जाए तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिसोल्व नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अर्थात अध्रुवीय अणु है। नाइट्रोजन को अगर आप डिसोल्व करना चाहो तो ये भी बहुत ज्यादा डिसोल्व नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन पोलर सोल्वेंट है, सोल्यूट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सोल्यूट किसी भी सोलवेंट में डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब यूं बताओ, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर हम किसी के भी पिछवाड़े में आग लगाते हैं तो वो रुकता है कि भगता है, भगता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पिछवाड़े में आग लगा देंगे तो आप रुकोगे कि भगोगे, भगोगे। उसी तरीके से अगर हमने इस बीकर के नीचे आग लगा दी, भट्टी लगा दी, मतलब इसको गर्म कर दिया, अगर हमने इसको गर्म कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये रुकेंगे कि भगेंगे, भगेंगे। मतलब इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, वो जो स्पेस है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मान लो पहले स्पेस इतना था, अब अगर आपने इसको गर्म कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को अगर नीचे से आपने गर्म करना चालू कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल भगेंगे, भगेंगे। तो स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो जहां यहां इस इतने से स्पेस में एक ही सोल्यूट आ सकता था, वो अब इस स्पेस में कितने सोल्यूट आ सकते हैं, 2 या 3। तो अगर मान लो स्पेस अगर बढ़ गया तो बताओ सोल्युबिलिटी का क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर बच्चों, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि जो हमने कोई भी सोल्यूट मिलाया है, उस सोल्यूट को मिलाने से जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो इस पर भी अभी हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ठोस विलय की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो देखो, पहला कारक है, पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब ठोस विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब है कि आपके पास जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो वो पोलर है या नॉन पोलर है, मतलब ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक है, ध्रुवीय यानी कि पोलर का मतलब क्या कि उसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, नॉन जीरो। और नॉन पोलर का मतलब क्या कि उसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, चलो अब इसको चेक करते हैं कि आखिर डायपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, NaCl। NaCl अगर आप एक एग्जांपल ले रहे हो तो NaCl को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो NaCl के अंदर 2 पोल हैं, एक तो है पॉजिटिव पोल और एक है नेगेटिव पोल। जो सोडियम है उस पर तो है पॉजिटिव और जो क्लोरीन है उस पर है नेगेटिव, है कि नहीं है, है।
तो अगर आप देखो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट ये है तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। अगर इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो ये कैसा है, पोलर की नॉन पोलर, पोलर यानी कि ध्रुवीय। एक और एग्जांपल से हम ले लेते हैं KNO3। KNO3 को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो KNO3 के अंदर पोटेशियम पर तो है प्लस और NO3 पर है माइनस, तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, प्लस टू माइनस। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना है, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो ये भी कैसा है, पोलर। वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वाटर का फार्मूला होता है H2O और इसकी शेप होती है कैसी, V शेप होती है। तो वाटर में ऑक्सीजन पर तो होता है -2 डेल्टा, हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा ऐसे। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा ये। तो इसका मतलब इस पर इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। तो वाटर भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर की नॉन पोलर, पोलर, ध्रुवीय। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्क फल की है। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इस वाले क्लोरीन पर है माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, और इस पर है कार्बन पर है +4 डेल्टा, है क्या नहीं है, है। अब अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखो तो इसका डाइपोल, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर, इस वाले डाइपोल मोमेंट इधर, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर, और इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर। तो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो गया तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका शेप कैसा होता है, ये। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पर होता है माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, और इस पर होता है +2 डेल्टा। ये माइनस डेल्टा क्यों आया यहाँ पर, ये प्लस डेल्टा क्यों आया इन सभी में, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास रहेंगे तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक क्लोरीन के कारण प्लस डेल्टा, दूसरे के कारण प्लस डेल्टा, तीसरे के कारण प्लस डेल्टा और चौथे के कारण भी प्लस डेल्टा। तो 4 क्लोरीन की वजह से 4 प्लस डेल्टा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, +4 डेल्टा। ठीक है, तो आप लोग देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर शेप होती है। लीनियर शेप होती है तो इसका डाइपोल मोमेंट, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ये रहा और इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ये रहा, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस वाले बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा कंपोनेंट है या कैसा अणु है, वो है नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय। तो मेरा सवाल ये है कि बताओ NaCl किस में डिसोल्व होगा, NaCl वाटर में डिसोल्व होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसोल्व होगा। तो अगर तो ये जो सोल्यूट या सोलवेंट होता है उसके लिए हमारे पास एक थ्योरी चलती है कि लाइक डिसोल्व लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। ठीक है, तो ये जो NaCl है वो किस में डिसोल्व होगा, NaCl पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर। तो बताओ ये पोलर है तो ये वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों में से किस में डिसोल्व होगा, वो डिसोल्व होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। पोटेशियम नाइट्राइड ये एक पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर। तो बताओ ये किस में डिसोल्व होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कि वाटर में, वाटर में। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ये एक पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो ये किस में डिसोल्व होगा, वाटर में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन, आयोडीन,
कार्बन डाइसल्फाइड, ये बताओ ये किस में डिजोल्व होंगे? तो ऑक्सीजन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये किसके अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाएगा? ये डिजोल्व हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगर आप ऑक्सीजन की शेप देखो तो ऑक्सीजन यही है, तो कैसा है? ये नॉन पोलर है। आयोडीन को अगर आप देखो तो ये आयोडीन, कार्बन डाइसल्फाइड को देखो तो कार्बन डाइसल्फाइड की शेप स्ट्रक्चर जो होती है वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होती है, पर ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाता है? सल्फर। तो ये भी कैसा है? नॉन पोलर है। तो अगर ये नॉन पोलर है तो ये भी किसमें डिजोल्व होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो बच्चों जो लाइक डिजोल्व लाइक मतलब समान समान को घोलता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये है कि अगर मान लो आपके पास जो सॉलिड है अगर वो पोलर है तो वो किस में डिजोल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और अगर वो नॉन पोलर है तो वो किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ताप का प्रभाव क्या होगा। देखो हमारे पास दो तरीके की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अगर मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, ये देखो इस रिएक्शन को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ आपको प्लस साइन के साथ x किलो कैलोरी, किलो कैलोरी किसकी यूनिट होती है? किलो कैलोरी यूनिट होती है हीट की। तो अगर ये प्लस साइन कर कर आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसके साथ साथ हीट भी जनरेट हो रही है, मतलब हीट बाहर आ रही है। तो इस हीट को दिखाने के दो तरीके हैं। एक ये वाला तरीका तो है डायरेक्ट तरीका, और अगर आप इसको एंथैल्पी की फॉर्म में अगर दिखाते हो तो एंथैल्पी की फॉर्म में अगर यहाँ पर साइन प्लस में है तो यहाँ पर साइन किस में होगा? माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -x किलो कैलोरी, ठीक है। तो देखो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाकर अगर हीट को बाहर निकालते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हीट बाहर आ रही है। तो हीट को दिखाने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट तरीका और एक इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका का मतलब क्या कि उस रिएक्शन में ही आप उस हीट को प्लस या माइनस साइन के थ्रू दिखा दीजिए। अगर प्लस साइन के थ्रू दिखा रखा है तो इसका मतलब इसमें से हीट बाहर आ रही है। तो इनडायरेक्ट तरीके में अगर यहां पर साइन प्लस में है तो एंथैल्पी की फॉर्म में यहां पर साइन किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। उसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और प्रोडक्ट बनाए। अब ये रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है? हीट की। मतलब ये एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ही ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाते हैं और उसी के बाद ये प्रोडक्ट बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम हीट को कभी भी रिएक्टेंट साइड में नहीं लिखकर किधर की तरफ लिखते हैं? प्रोडक्ट के साइड में। तो अगर ये इधर प्लस साइन में है तो प्रोडक्ट की साइड में जाकर ये कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ये तो है इस हीट को दिखाने का डायरेक्ट तरीका, और अगर मैं इसको एंथैल्पी की फॉर्म में दिखाऊं तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट तरीका। एंथैल्पी की फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो यहां पर अगर साइन माइनस में है तो यहां पर साइन किस में हो जाएगा? प्लस में।
देखना, इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन तब ही आगे प्रोसीड होती है जब रिएक्टेंट एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब कर कर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो मेरे को एक चीज का जवाब दे दो कि अगर मान लो ये रिएक्टेंट एनवायरनमेंट से अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उस सॉल्यूशन का या उस प्रोडक्ट का या उस डब्बे का या उस बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होना कि टेम्परेचर डिक्रीज होना? टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक। और इधर अगर मान लो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये हीट बाहर निकालते हैं। तो अगर मान लो ये लोग अगर हीट को बाहर निकालेंगे, यहां से अगर हीट बाहर आ जाएगी तो बताओ इस बीकर का या इस डब्बे का या इस वेसल का जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है इसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये गर्म होगा कि ठंडा? ठंडा। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर को इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना? डिक्रीज करना। फेवरेबल कंडीशन मतलब रिएक्टेंट से क्या बनाना? प्रोडक्ट बनाना। रिएक्टेंट से क्या बनाना? प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ला शातालिए। क्या नाम था? ला शातालिए। तो उन्होंने क्या बताया, अगर आप किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की ओर जाना चाहते हैं तो उस रिएक्शन का या उस वेसल का क्या कर दो? टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे तो ये रिएक्टेंट भर भर कर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। लेकिन अब अगर मान लो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, मतलब ऊष्माशोषी हो जाएगी। तो अगर मान लो आपने इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो बताओ ये फेवरेबल कंडीशन कौन सी वाले रिएक्शन के लिए कर दिया आपने? तो ये फेवरेबल कंडीशन आपने कर दी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर आपने फेवरेबल कंडीशन कर दी तो इसका मतलब अब क्या बनेगा? ए और बी। ठीक है। सेम कंडीशन वहां पर है। अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप क्या कर दो? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो ए और बी बहुत प्यार से बहुत चाव से क्या बनाएंगे? सी और डी। तो अगर मान लो आगे वाली यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। सॉरी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलो। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अगर इसके लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कौन से रूल के अनुसार? ला शातालिए के रूल के अनुसार। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये मूव करने लग गई तो बताओ हमारे को क्या मिलेगा फाइनली? ए और बी, जो कि क्या है? रिएक्टेंट। समझ में आया? तो यही चीज हम लोग यहां पर करेंगे। अगर मान लो आप लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या लेते हो? हम सॉल्यूशन बनाने के लिए लेते हैं एक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। अगर आप इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो? सोल्यूट। और वो सोल्यूट कैसा है? सॉलिड सोल्यूट। तो जब आपने इसके अंदर एक सॉलिड सोल्यूट मिलाया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। अब क्या होता है जब हम
सॉलिड सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है ये एक रिएक्शन ही है। अगर मान लो ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब ये है कि जब आप इस सॉलिड सोल्यूट को इसके अंदर मिला रहे हो तो ये सोल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट बाहर निकाल रहा है इस डब्बे में से, यानी कि इस वेसल में से। ये जब सॉल्यूशन बनाता है तो ये किसको बाहर निकाल देता है? हीट को। जब ये हीट को बाहर निकाल देता है तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? ठंडा। कूल कूल कैसा हो जाता है? कूल कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो मतलब सॉल्यूशन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए कि हीट बाहर निकले और सॉल्यूशन कैसा हो जाए? ठंडा। तो ठंडा कब होगा? जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब, क्या डिक्रीज होगा तब? डिक्रीज होगा तब। तो मतलब हमारे को जब अगर सॉल्यूशन बनाना है तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हम इसका टेम्परेचर क्या कर दें? कम कर दें। टेम्परेचर अगर हमने कम कर दिया तो सोल्यूट सोलवेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिसोल्व होगा और क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है, यानी कि जो विलेयता है, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन की क्वांटिटी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम मिलेगी जब सॉलिड सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिसोल्व होगा। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोल्व हो रहा है तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आपने इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपके किसी खुरापाती दोस्त ने यहां पर आकर इसके नीचे अगर आग लगा दी, आग लगा दी मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया, तो अभी अभी हम पढ़ के निपटे हैं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। तो अगर उसने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए उसने फेवरेबल कंडीशन ला दी कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल कंडीशन ला दी। तो फेवरेबल कंडीशन किसके लिए है? फेवरेबल कंडीशन किसके लिए है? बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब हमारे को सॉल्यूशन ज्यादा मिलेगा कि सोल्यूट और सोलवेंट ज्यादा मिलेगा? या मैं इसको ऐसे भी बोलूं कि बताओ क्या सोल्यूट यानी कि सॉलिड सोल्यूट क्या इस सोलवेंट में बहुत अच्छे से डिसोल्व हो पाएगा क्या? नहीं। उसको तो डिसोल्व होने के लिए क्या चाहिए? उसको तो डिसोल्व होने के लिए चाहिए कि उसमें से हीट भर भर के बाहर जाए। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको हीट दे रहे हैं। ये हीट निकाल रहा है और हम उसको हीट ही दे रहे हैं। ये चाह रहा है कि मेरी हीट कम हो और आप इसको बाहर से हीट दे रहे हो। तो अगर आप इसको बाहर से हीट दोगे तो बेचारा क्या ये सोल्यूट, ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सोल्यूट क्या इस सोलवेंट में डिसोल्व हो पाएगा क्या? ये मना कर देगा। अगर ये मना कर देगा तो बताओ सोल्यूबिलिटी यानी कि विलेयता वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लो आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ऐसा सॉलिड मिलाया जिसको मिलाने पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। मतलब अब ये जो सोल्यूट जब इसमें डिसोल्व होता है तो अब ये भर भर के हीट को बाहर नहीं फेंकता, ये भर भर के हीट को अंदर लेता है। बाहर से कहां लेता है? अंदर। तो अगर ये हीट को अंदर लेगा तो बताओ इस वेसल का टेम्परेचर क्या होगा?
इंक्रीज होगा। अगर इस वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वेसल कैसा होगा, गर्म, हॉट। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब ये सोल्यूट क्या बोलता है, ये सोल्यूट क्या बोलता है कि भैया अगर मेरे को डिसोल्व करना है ना तो टेम्परेचर बढ़ाओ, मेरे आग लगाओ, तब तो मैं डिसोल्व होऊंगा। तो अगर आपने इधर आग लगा दी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपने फेवरेबल कंडीशन ला दी। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भर भर के आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी यानी कि विलेयता, वो क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका एक खुरापाती दोस्त आया, इस डब्बे को उठाकर फ्रिज में रखाया, तो अगर इस डब्बे को उठाकर, वो इस बर्तन को उठाकर, इस बीकर को उठाकर अगर वो फ्रिज में रखाया, तो बताओ इसका टेम्परेचर उसने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर उसने डिक्रीज कर दिया। तो बताओ यहां पर हमारे को फेवरेबल कंडीशन क्या होना था, क्या मांगता है, गर्म होना मांगता है, लेकिन हमने क्या दिया, उसको ठंडा कर दिया। तो अगर हमने उसको ठंडा कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो क्या बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने फेवरेबल कंडीशन दे दी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हमने फेवरेबल कंडीशन दे दी तो बताओ क्या ये सोल्यूट इस सोलवेंट में डिसोल्व होगा क्या, नहीं। इसको गर्म मांगता है कि ठंडा मांगता है, गर्म। अगर इसको ठंडा करता है तो ये डिसोल्व होने से मना कर देता है, और हमने इसको ठंडा किया तो डिसोल्व होने से मना कर देगा। तो बताओ सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो बच्चों देखो प्रेशर का सॉलिड की सोल्युबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है उसका प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए The solubility of solid in liquid is not affected by pressure as both solid and liquid are not compressible and pressure has no effect on them. ठोस की विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होती क्योंकि ठोस व द्रव दोनों की संपीड़ितता लगभग नगण्य होती है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, द्रव में गैसों की विलेयता। तो देखिए बच्चों, जो गैसेस होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत आसानी से ना तो पकड़ में आती है और ना ही डिसोल्व होती है। तो देखो अगर आपको लिक्विड के अंदर, ये हमारे पास एक लिक्विड है, अगर आपको इस लिक्विड के अंदर किसी गैस को अगर डिसोल्व करना है तो उस गैस को इस लिक्विड के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अभी सॉलिड, जब हमने सॉलिड को छोड़ा था, यानी कि जब हमने नमक को डाला था, तो नमक को तो आपने एक चम्मच को ऊपर से डाला था, तो पूरा का पूरा एक चम्मच ही लिक्विड के अंदर चला गया था। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गैस छोड़ोगे तो ये कोई जरूरी थोड़ी है जितनी गैस आपने छोड़ी है वो पूरी की पूरी डिसोल्व हो जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बहुत ज़्यादा भागे भागे फिरते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ये आसानी से डिसोल्व नहीं होंगे। तो इस वजह से जो गैस होती है वो लिक्विड के अंदर बहुत कम डिसोल्व होती है। वो भी देखेंगे हम कौन सी गैस ज़्यादा डिसोल्व होती है और कौन सी गैस कम डिसोल्व होती है। तो कुछ गैसें हैं जो ज़्यादा डिसोल्व हो जाती है और कुछ गैसें हैं जो कम डिसोल्व होती है। ठीक है, तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला फैक्टर है नेचर, मतलब प्रकृति। ठीक है, तो देखो वो गैस जो लिक्विड के साथ मिलकर या तो आयोनाइज्ड हो जाए या कोई प्रोडक्ट बना ले,
वो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगी और वो गैस जो लिक्विड में जाने के बाद ना तो आयोनाइज्ड हो और ना ही प्रोडक्ट बनाए, वो कम डिजोल्व होगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने कोई गैस वाटर के साथ डाली और इसने अगर प्रोडक्ट बना लिया तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, वो है ज्यादा। लेकिन अगर आपने कोई गैस वाटर के साथ डाली और उसने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, वो क्या है, कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमोनिया को हम वाटर में मिलाते हैं तो अमोनिया को अगर आप वाटर के साथ मिलाते हो तो ये बनाता है NH4OH। तो इसने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, बनाया, तो इसका मतलब ये वाटर के अंदर अच्छा डिजोल्व होगा कि नहीं होगा। अगर HCl को अगर आपने वाटर में मिलाया तो ये बनाता है HCl एक्वस, ये भी वाटर में डिजोल्व हो जाता है बहुत आराम से। ऐसे अगर आपने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिलाया तो ये बना देता है H2SO4। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी भी वाटर में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो ऑक्सीजन, आप देखो नाइट्रोजन, आप देखो CO2, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन वाटर के साथ डिजोल्व होकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, नाइट्रोजन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। इस वजह से वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत नाम मात्र की होती है। वो कैसे होती है वो अभी हम सीखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई गैस वाटर के साथ डिजोल्व, वाटर के साथ मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है या वाटर और उस गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कोई वांडरवाल फोर्स लग रहा है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा तो वो आसानी से डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, चलिए चले बच्चों, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। बहुत ध्यान से समझना। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको कोई भी सोल्यूट कैसे डिजोल्व होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग जब भी पानी का डायग्राम बनाते हैं, वाटर का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा ही बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में ब्लैंक स्पेस होता है। अब अगर मान लो मैंने कोई गैस इसके अंदर डिजोल्व करी तो गैस कैसे डिजोल्व होगी, गैस की जो मॉलिक्यूल है वो इन वाटर के जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनके बीच में आ जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि जो गैस होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अरे होती कि नहीं होती, होती है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आपके किसी खुरापाती दोस्त ने जिस डब्बे के अंदर या जिस वेसल के अंदर हमने लिक्विड लिया, गैस मिलाई, सॉल्यूशन बना दिया, अगर उसने उस डब्बे के नीचे अगर आग लगा दी तो बताओ क्या होगा। ये बताओ, किसी के भी पिछवाड़े में अगर आग लगाते हैं तो उसका क्या होता है, वो रुकता है कि बकता है? बकता है। अगर किसी के पिछवाड़े में आग लगा दो बगेगा, यूं तो है ही नहीं कि वो उस आग को सहन करेगा, आहा मजा आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो अगर आपने पिछवाड़े में आग लगाई तो बगेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बगेंगे और गैस के मॉलिक्यूल भी बगेंगे। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल बगेंगे तो इस गैस के मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूशन में से बाहर आ गए तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। अगर क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो बताओ सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो जनरली जो गैस होती है, गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये तो हो गई साधारण वाली बात। अब इसको हम साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हैं। तो जब भी आप गैस को वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये रिएक्शन सॉल्यूशन बनता है। तो ये रिएक्शन होती है
एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सॉरी ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अभी हम पढ़ के निपटे हैं कि अगर ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आपने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। क्योंकि जब भी आप हाइड्रोजन को वाटर में डालो या हीलियम को वाटर में डालो तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो होती है, वो कैसी रिएक्शन है, वो है एंडोथर्मिक, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बताओ सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है गैस में सिर्फ दो, वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्यों हैं, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, वो है एक ऊष्माशोषी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, हेनरी लॉ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके आईआईटी में या नीट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। ठीक है बच्चों, देखो गैस की सोल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में किन्होंने बताया, हेनरी ने। बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए आप हेनरी को भूल जाओ, अब मेरे को याद रखो। अभी आप ही बता दोगे कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। देखना हमने क्या किया, एक वेसल यानी कि एक बीकर लिया, दो बीकर लिए, ये दोनों में सेम अमाउंट में हमने पानी भर दिया, थोड़ा नीचे भर देते हैं, सेम अमाउंट यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ये मान लो इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। ठीक है, इस बीकर के ऊपर भी हमने एक पिस्टन लगा दिया, और यहां भी एक पिस्टन लगा दिया सेम हाइट पर। जितनी हाइट इसकी यहां से यहां तक है उतनी हाइट इसकी यहां से यहां तक है। ठीक है, बीच में पिस्टन और इस लिक्विड के बीच में हमने कोई गैस भर दी ए। इसमें भी सेम वही गैस भरी ए। ये कौन सी गैस है, गैस ए, और ये भी कौन सी गैस है, गैस ए। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब हमने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर वेट रखा W1, एक वेट रख दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इस पिस्टन के ऊपर कोई वेट अगर रखा है तो बताओ ये पिस्टन किधर मूव करेगा, ऊपर के नीचे, किधर मूव करेगा, नीचे। अगर ये पिस्टन नीचे मूव करेगा तो बताओ गैस के ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर गैस के ऊपर प्रेशर आएगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, हो गए भाई। तो बताओ हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिल गया। अब मैंने इस पिस्टन के ऊपर वेट रखा, एक तो रखा W1 और एक वेट रखा W2। तो पहले तो मेरे को ये बता दो कि हमारे पास ये डब्बा नंबर 1 और ये डब्बा नंबर 2,
तो बताओ कौन से नंबर के डब्बे पर वेट ज्यादा है? वेट कौन से डब्बे पर ज्यादा है? सेकंड नंबर के डब्बे पर। तो सेकंड नंबर के डब्बे के पिस्टन पर वेट अगर ज्यादा है तो बताओ किसमें पिस्टन के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा? एक नंबर के डब्बे में कि 2 नंबर के डब्बे में? ऑब्वियसली 2 नंबर के डब्बे में। तो 2 नंबर के डब्बे में अगर वेट ज्यादा लगेगा तो बताओ कौन सा पिस्टन ज्यादा नीचे आएगा? ये पिस्टन नीचे आएगा, यानी कि कौन से पिस्टन पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, 1 नंबर में कि 2 नंबर में? 2 नंबर में। तो अगर इसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो ये पिस्टन नीचे आएगा। मान लो ये पिस्टन यहां तक आ गया, तो जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? वाटर में। अब ये गैस के मॉलिक्यूल अगर वाटर में जाएंगे तो बताओ क्या बताओगे? वही बताओगे जो हम आपसे पूछेंगे। तो बताओ वाटर में डिसोल्व होने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर कौन से वाले डब्बे में ज्यादा है? बताओ। डब्बा नंबर 2 में, या उस वाले डब्बे में ज्यादा है जिसमें प्रेशर ज्यादा है? अरे है कि नहीं है? तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस डिसोल्व होने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। या मैं यूं बोलूं कि डिसोल्व होने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। तो यही बात किसने बताई थी, या यही बात किन्होंने बताई थी? हेनरी साहब ने बताई थी। हेनरी साहब ने क्या बताया था कि अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसी चीज को उन्होंने एक फॉर्मूले में दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये किसने दिया था? हेनरी ने। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? द मास ऑफ गैस dissolve in a particular volume of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas। ठीक है, तो द्रव में घुलने वाली गैस का द्रव्यमान नियत ताप पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हेनरी ने। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो देखो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? m यानी कि मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू p इज प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो m इज इक्वल टू kp। ये क्या है? m इज इक्वल टू kp, और यही क्या है हमारा? हेनरी लॉ। तो वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, तो m क्या है यहां पर? मास ऑफ गैस डिसोल्व इन वाटर, पानी में घुली हुई गैस का
द्रव्यमान। P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस का दाब। और K क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मतलब समानुपातिक स्थिरांक। ठीक है, विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ गैस, जिसका मान ताप, जिसका मान गैस के ताप, दाब व प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये लो तो किन्होंने दिया था? ये लो दिया था किन्होंने? हेनरी ने। हेनरी के लो की खास बात क्या है कि हेनरी ने जो गैस ली थी वो कोई गैस का मिक्सचर नहीं लिया था, वो सिर्फ एक ही गैस उन्होंने ली थी। अब उसी समय हेनरी के साथ साथ ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन भी इसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो था हेनरी लो, अभी हम पढ़ेंगे क्या? डाल्टन लो। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो देखो उसी जमाने में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। वो भी इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसी काम के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने एक क्लोज वेसल लिया, मतलब एक बंद डिब्बा लिया। ठीक, और इस बंद डिब्बे के अंदर उन्होंने वही वाटर सॉल्वेंट कौन लिया? वाटर। अब इस बंद डिब्बे के अंदर उन्होंने दो गैसों का मिक्सचर लिया। एक तो जैसे मैं ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं वो है गैस ए, और एक मैं रेड कलर से बना रहा हूं वो है गैस बी। ग्रीन कलर वाली तो क्या है? गैस ए, और रेड कलर वाली क्या है? गैस बी। ठीक है, दोनों गैस हैं आपस में नॉन रिएक्टेबल है, मतलब अक्रियाशील है। आपको ऐसी ही गैस लेनी है जो आपस में रिएक्शन ना करे, आपस में रिएक्ट ना करे। ठीक है, अब ये बताओ कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी या कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी? अब देखना, यहां पर दो गैसें हैं, एक तो है गैस ए और एक है गैस बी। अब ये जो गैस ए है, क्या इस गैस ए के मॉलिक्यूल वाटर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। क्या गैस बी के मॉलिक्यूल वाटर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो बताओ जो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा क्या वो ज्यादा डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो डाल्टन ने क्या बोला कि जो सोल्युबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बच्चों ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अभी आप बस ये याद रखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो विलेयता जो होती है वो समानुपाती होती है किसके? आंशिक दाब के। किसके समानुपाती होती है?
आंशिक दाब के। तो ये किन्होंने बताया? डाल्टन ने। ठीक है, अब उन्होंने यहां पर जो सोल्यूबिलिटी है उसको किससे कंसीडर किया? उसको उन्होंने कंसीडर किया किससे? मोल फ्रैक्शन से। मतलब सोल्यूबिलिटी के लिए उन्होंने क्या टर्म यूज में ली? मोल फ्रैक्शन। तो जिस गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब आंशिक दाब। तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन किस में देखेंगे हम? लिक्विड के अंदर। और पार्शियल प्रेशर कहां देखेंगे? लिक्विड के ऊपर। तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप ही सोचो ना वो लिक्विड के उस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिसोल्व होगी कि नहीं होगी? होगी। देखो डिसोल्व तो ग्रीन वाली भी होगी और डिसोल्व तो रेड वाली भी होगी, लेकिन हमारे को यहां ये देखना है कि ज्यादा कौन डिसोल्व होगी। तो वो ज्यादा डिसोल्व होगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। और ये पार्शियल प्रेशर आखिर क्या बला है, इसके लिए आप अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। ये अभी आपके लिए क्या है? सस्पेंस, जो अभी खुलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मान लो पार्शियल प्रेशर, मैं यूं मान लिया, माना लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो बताओ कौन सी गैस ज्यादा डिसोल्व होगी? तो डिसोल्व कौन सी गैस ज्यादा होगी? ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब ऑफ ए। अब ये बताओ प्रोपोर्शनल हटाया, क्या लगाया? कांस्टेंट लगाया। तो हमने कांस्टेंट ले लिया क्या? के डैश। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सोचो एक बार, इस के डैश को हम इधर लेके आए तो के डैश को नीचे ले अपोन में ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर हियर 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू के एच। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। ठीक है, तो यहां पर पी ए इज इक्वल टू क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। और के एच जो है वो है हेनरी कांस्टेंट, मतलब हेनरी नियतांक। देखो बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल है ये सबसे पहले किन्होंने चालू किया था? हेनरी ने। तो उनके सम्मान में डाल्टन ने अपना नाम न देकर किनका नाम दिया था? हेनरी का। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पर पार्शियल प्रेशर, अगर मान लो यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता बी का, किससे? ए से, तो यही वाला फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई कर देते? बी के लिए। तो एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू पी बी। तो एट लास्ट अगर हम वहां पर आते तो क्या हो जाता? पी बी इज इक्वल टू के एच एक्स बी। ठीक है, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। आया समझ? अब हमारे को ये समझना है कि आखिर ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसके लिए आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए बच्चों हेडिंग लगाइए, पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर वास्तव में क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बस वो मैं अपने को समझना है वो क्या होता है। देखो हमारे पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स का वॉल्यूम है V। ठीक, एक और बॉक्स है
इस बॉक्स का भी वॉल्यूम क्या है, V। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमने एक गैस भरी, एक गैस को फिल किया अकेली, ये गैस अकेली है इसके अंदर। इस गैस का नाम है गैस A। सेकेंड नंबर के बॉक्स में हमने एक और गैस भरी, सिर्फ यही गैस है, इसके अलावा और कोई गैस है ही नहीं इसके अंदर। ये है गैस B। ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स नंबर 2, ये बताओ इस बॉक्स के अंदर कितनी गैसें फिल की हुई है। इस बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ एक ही गैस फिल कर रखी है, वो है A। और जो बॉक्स नंबर 2 है उसके अंदर हमने कितनी गैस फिल कर रखी है, उसके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है, एक ही गैस हमने फिल कर रखी है, वो है गैस नंबर यानी कि गैस B। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बॉक्स नंबर 1 है, इसके अंदर जो A गैस हमने फिल की हुई है, ये इस बॉक्स के अंदर प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाएगी। मान लो वो प्रेशर है PA, तो अभी इस बॉक्स के अंदर सिर्फ इस अकेली गैस A का ही प्रेशर है, इसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं है। उसी तरीके से बॉक्स नंबर 2 में जो गैस हमने फिल कर रखी है, तो वो कौन सी गैस प्रेशर मारेगी, सिर्फ गैस B ही इसके अंदर की तरफ प्रेशर मारेगी, इसके अलावा और कोई सी भी गैस इसमें अवेलेबल नहीं है जो प्रेशर मार सके या प्रेशर लगा सके। ठीक है, तो उस गैस का प्रेशर क्या है, PB है। तो देखो ये जो गैस का प्रेशर है, क्या ये एकदम प्योर A का प्रेशर है, तो प्योर A के प्रेशर को डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं। तो ये क्या है, PA0, ये है प्योर गैस A का प्रेशर। ऐसे ही अगर मुझे इस प्योर B गैस का प्रेशर देखना है, तो वो हो जाएगा प्योर गैस B का प्रेशर। मान लिया ये प्रेशर है 10 atm और मान लिया ये प्रेशर है 5 atm, मान लिया, अभी सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर से एक पंप लगाते हैं और इस गैस B को पूरा का पूरा, इस गैस B को किस में ट्रांसफर कर देते हैं, बॉक्स नंबर 1 में। पूरा का पूरा इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, इधर के इधर पूरी गैस इधर आ गई है। ठीक, अब दोनों गैसों की खास बात क्या है, एक गैस में पूरी गैस खत्म हो गई, हमने अब इधर आ गई। अब दोनों गैसों की खास बात क्या है कि A एंड B बोथ आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, मतलब A व B दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती है। तो जब A और B दोनों आपस में रिएक्टेबल नहीं है, हमने ये गैस इधर ले ली, इसको वापस से बंद कर दिया, वापस से इसको सील पैक कर दिया, तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो बॉक्स नंबर A है, इसके अंदर कितनी गैसें हैं, इसके अंदर 2 गैसें हैं। कौन कौन सी, A एंड B। तो बताओ इस बॉक्स नंबर 1 के अंदर कितनी गैसेस प्रेशर लगा रही है, तो इस बॉक्स नंबर 1 के अंदर 2 गैसें प्रेशर लगा रही है, गैसों का मिक्सचर प्रेशर लगा रहा है। वो कौन कौन सी गैसें हैं, A एंड B, जो कि आपस में रिएक्टेबल नहीं है। तो ये बताओ जब ये दोनों गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करेगी, तो बताओ B वाली जो गैस है वो कितना प्रेशर लगाएगी, वो उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना उसने, जब वो अकेली थी, जितना प्रेशर उसने अकेले में लगाया था, क्या वो उतना ही प्रेशर लगाएगी। तो वो कितना प्रेशर लगाएगी, 10 atm। और गैस A अब कितना प्रेशर लगाएगी, अभी भी ये उतना ही प्रेशर लगाएगी, कितना प्रेशर लगाएगी, 5 atm।
लेकिन अब ये जो 10 atm ये प्रेशर लगा रही है, ये अब अकेले में लगा रही है कि अभी भी ये अकेले में लगा रही है कि मिक्सचर में लगा रही है? अब ये जो प्रेशर लगा रही है वो अब ये मिक्सचर के अंदर लगा रही है। तो जब भी कोई गैस मिक्सचर के अंदर प्रेशर लगाती है तो उसे ही उसका हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि आंशिक दाब ऑफ ए। तो बच्चों आंशिक दाब कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी का फर्क है, बस एक टर्म चेंज कर दी गई है कि जब गैस ए जितना अकेले में प्रेशर लगा रही है उतना ही प्रेशर वो मिक्सचर में लगाएगी। तो उसी प्रेशर को, जितना प्रेशर उसने अकेले में लगाया था, उसी प्रेशर को अगर वो मिक्सचर में लगाएगी तो अब उसी प्रेशर को हम उसका क्या बोल देंगे? पार्शियल प्रेशर। तो जब आप इस डब्बे का टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट करने जाओगे, जब आप इस डब्बे का, हमें कैसे मालूम पड़ा कि दोनों कैसे रिएक्टेबल नहीं है? तो जब आप, ये हमारे को ऐसे मालूम पड़ा जब हमने इस डब्बे का, डब्बा नंबर 1 का टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो आया 15 atm। तो ये पॉसिबल कब है? जब ये दोनों गैसें आपस में रिएक्ट ना करें। तो इस डब्बे का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? इस डब्बे का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? इस डब्बे का टोटल प्रेशर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? जब भी कोई गैस अकेले में जितना प्रेशर मार रही है उतना ही प्रेशर वो मिक्सचर में मारेगी। लेकिन कब? जब वो दोनों गैसें, या जितनी भी मिक्सचर के अंदर हमने गैसें ले रखी है वो आपस में रिएक्टेबल ना हो, तो उस मिक्सचर के अंदर उसी गैस के अकेले वाले प्रेशर को ही हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब। ठीक है, तो यही क्या है? आंशिक दाब। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं ग्राफ बिटवीन P एंड X, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमने देखा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के नियमानुसार वो क्या था? P इज इक्वल टू KH X, क्या यही था? तो अब हमारे को जो ग्राफ खींचना है, यानी कि जो ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो किस किस के बीच में ड्रॉ करना है? P एंड X के बीच में। ठीक है, तो हम इस वाले इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं किससे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो अगर मैं इसमें ये लिख दूं 0 तो आपको कोई अतिशयोक्ति होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सरल रेखा की इक्वेशन। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट पर हमने क्या लिया है? P, x कोऑर्डिनेट पर हमने क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन। लिया कि नहीं लिया? लिया है। तो बताओ, और इसका जो c है यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर इंटरसेप्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्राफ कहां से चालू होगा? ये ग्राफ चालू होगा 0 वाले पॉइंट से, मूल बिंदु से चालू होगा। और इसके लिए m की वैल्यू कितनी है? KH। तो अगर m की वैल्यू, m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? KH, हेनरी कांस्टेंट के बराबर आ गई। तो ये ग्राफ हो गया आपका P एंड X के बीच में। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके IIT और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम की सीमाएं। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे आपके कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा। टेम्परेचर इज नॉट वेरी वेरी लो, ताप जो होता है वो, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्वेंट एंड डज नॉट एसोसिएट एंड आयोनाइज। गैस जो होती है वो जिस सॉल्वेंट में आप मिला रहे हो वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही उसके अंदर वो आयोनाइज्ड होना चाहिए, मतलब आयनित भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर ये हेनरी लॉ लगता है, ठीक है। इसको ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन बस ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।